इस 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होना है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में बने राम वन गमन पथ को लेकर लगातार कांग्रेस और भाजपा दोनों ही राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि अगर राम वन गमन पथ में भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी जांच कराई जाएगी। कानपुर में छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक महासंघ का अधिवेशन हुआ। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार सभी विश्वविद्यालयों के साथ कटिबद्धता से खड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी ने नई शिक्षा नीति पूरे देश में लागू की है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस नेता रायपुर में राजीव भवन के साथ ही सभा को लेकर सभी जिला मुख्यालयों में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इसके साथ कौशल्या धाम चंद्रपुरी में भी हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के एक प्राचीन मंदिर में पुजारी की हत्या हो गई। सेवा दे रहा था पुजारी और कुछ समय के साथ ही उसने नशे में आदी भी हो गया था, जो साथियों को कभी भी पैसे देकर या कभी उनसे ही नशे की सामग्री मंगा लेता था, जिसके पैसे देने से इनकार करने पर पुजारी ने कहा कि सुनी इतनी बड़ी गलती। सिवनी में बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। मामला डूंडा थाना क्षेत्र का है। पुलिस देर रात अलग अलग अपराधों में शामिल अपराधियों की धरपकड़ कर रही है। पुलिस टीम मुखबिर की सूचना पर अपराधियों के लोकेशन पर पहुंची तो बदमाशों ने पुलिस पर भी फायरिंग कर दी और हेड कांस्टेबल राकेश ठाकुर को गोली लगने से उनकी मौत हो गई है। पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। डबरा में एक महिला पर पुरानी रंजिश के चलते फायरिंग का मामला सामने आया। दरअसल महिला का आरोपी से पुराना विवाद चल रहा था, जिसको लेकर आरोपी अपने दोस्त अन्य साथियों के साथ महिला के घर घुस गया था और महिला को धमकाते हुए उस पर गोली चला दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। रायपुर के उरला थाना इलाके में अवैध देशी कट्टे से फायर करने की एक घटना सामने आई, जिसमें एक युवक ने अपने ही दोस्त को कमर के नीचे गोली मार दी। वहीं घायल युवक को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक युवक के कट्टे से टेस्टिंग के दौरान गलती से अपने दोस्त पर गोली कर दी। गया में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और विवाद बढ़ने पर फायरिंग कर दी गई। पूरा मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सुरहेरी गांव का बताया जा रहा है, जहां एक ही परिवार के 2 पक्षों में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए। घटना में 2 लोग घायल हो गए। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। गया के नालंदा में बाइक सवार बदमाशों ने ऑटो सवार परिवार पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए, जिनका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। पूरा मामला थाना छतरी बॉर्डर क्षेत्र के मिर्जापुर गांव के पास का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। भोपाल क्राइम ब्रांच ने प्रदेश के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी चरस की खेप को जब्त कर लिया है और अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। क्राइम ब्रांच ने नेपाल से भोपाल चरस लेकर आ रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनके पास से करीब 36 किलोग्राम चरस जब्त कर लिया गया, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 12 करोड़ 50 लाख रुपए बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के थाना पागबड़ा पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। थाना पागबड़ा पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार से पुलिस ने 25 किलोग्राम अफीम का डोडा बरामद कर लिया है। पुलिस ने तुरंत अफीम की तस्करी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। कटीमा में पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आरोपी के कब्जे से 19 ग्राम स्मैक बरामद कर ली गई है। पूरा मामला चकरकोट चौकी का है, जहां पुलिस लगातार मादक पदार्थों के खिलाफ चेकिंग अभियान चला रही थी। इस दौरान पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि नौगांव थाना में संदिग्ध घूम रहा है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। अमेठी में चोरों ने एक बार फिर पुलिस को बड़ी चुनौती दी है, जहां महावीरन मंदिर में से हनुमान जी के चांदी के मुकुट पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। मंदिर से हुई चोरी से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। पुजारी की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और साथ ही आरोपी की तलाश में जुट गई है।
उमरिया में संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र की 500 मेगावाट यूनिट में बड़ा हादसा हो गया, जहां 500 मेगावाट यूनिट के जनरेटर ट्रांसफार्मर में देर रात आग लग गई। जानकारी के मुताबिक आरपीएस की पुशिंग बर्स्ट हो गई थी, जहां 2 से 3 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हादसे से तकरीबन 10 दिनों के लिए 500 मेगावाट की विद्युत उत्पादन ठप हो गई है। महासमुंद जिले के बागबाहरा क्षेत्र में नगरपालिका ने आधी रात को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान नगरपालिका ने कई घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई की, जिसके बाद गुस्साए पीड़ितों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और प्रदर्शन किया। जानकारी के मुताबिक बीती रात नगरपालिका प्रशासन ने इलाके में 15 घरों पर बुलडोजर चलवा दिया था, जिसकी वजह से लोग आक्रोशित थे। यूपी के कन्नौज में प्राथमिक स्कूलों में बच्चों के लिए बनने वाले मध्याह्न भोजन का राशन बाजार में बेचा जा रहा है। इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। दावा किया जा रहा है कि जब राशन बाजार में बेचने के लिए जा रहा था तो ग्रामीणों ने इसका वीडियो बना लिया। वहीं ग्रामीणों के पूछने पर टेम्पो चालक गोविंद ने बताया कि उसे प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य ने कहा है। कौशाम्बी के सिराथू में ग्रामीणों ने बिजली नहीं मिलने से परेशान होकर सब स्टेशन के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। ग्रामीणों का कहना है कि एक ट्रांसफार्मर से पूरे गांव में बिजली की पूर्ति हो रही है, जिसके कारण आए दिन ट्रांसफार्मर जलता रहता है, जिससे ग्रामीण काफी परेशान होते हुए नजर आते हैं। रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में नए कानूनों को लेकर दंड से न्यायालय की ओर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें डिप्टी सीएम विजय शर्मा शामिल हुए, जहां उन्होंने कानून में हुए नए संशोधन संबंधित विषय पर चर्चा की। कार्यशाला में सांसद सुनील सोनी समेत कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान भारतीय न्याय संहिता 2023 समेत तीनों नए कानून के प्रावधानों पर डीजीपी अशोक जुनेजा ने विस्तार से जानकारी भी दी। इंदौर में हाईकोर्ट ने कोचिंग के लिए बनाई गई गाइडलाइंस को लेकर सुनवाई की है। अधिवक्ता पवन भरचे ने बताया कि कोचिंग क्लासेस चलने वाले बिना किसी गाइडलाइन के विद्यार्थियों और उनके पालकों को विभिन्न तरह से प्रताड़ित कर रहे थे, जिस पर एडवोकेट ने याचिका दायर की थी। वहीं सत्र न्यायालय ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की बनाई गई गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश भी जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश में राम वनगमन पथ कार्य योजना की शुरुआत हो गई है। प्रशासन उमरिया जिले में सक्रिय हुआ है। श्रीराम जिले में 3 प्रमुख स्थानों मार्कंडेय आश्रम, बाधवगढ़ और दशरथ घाट को होकर गुजरेगा। आपको बता दें कि जिसे लेकर जिला प्रशासन ने तीनों स्थलों के कायाकल्प करने की शुरुआत भी कर दी है। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की स्थापना को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस हाई अलर्ट पर है। इसी क्रम में कन्नौज में एडीजी आलोक सिंह ने पुलिस बल के साथ जामा मस्जिद और रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान एडीजी ने लोगों से जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की है। आज जहां पूरी दुनिया राममय है, ऐसे में पीलीभीत बांसुरी नगरी पीछे कैसे रह सकती है। बांसुरी नगरी कहे जाने वाले पीलीभीत की मुस्लिम महिला हिना परवीन ने विश्व रिकॉर्ड कायम कर सबसे लंबी बांसुरी बनाकर अयोध्या राम मंदिर में भेजकर अपनी श्रद्धा भाव प्रकट की है। हिना का दावा है कि ये अब तक की रिकॉर्ड विश्व की सबसे लंबी बांसुरी है। मथुरा जिले की धर्मनगरी वृंदावन में श्री राम महोत्सव यात्रा उत्साह के साथ निकाली गई। इस यात्रा में किन्नर समाज के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और राम धुन पर जमकर नृत्य किया। रामोत्सव यात्रा रंग जी के बगीचे से शुरू होकर चंगी चौराहे, अनाज मंडी, सराफा बाजार होते हुए गांधी पार्क पहुंची, जहां पर भव्य स्वागत यात्रा का किया। शाजापुर के सीएम राइस स्कूल में एक युवक ने श्री राम जी की प्रतिमा और मंदिर को कंकड़ पत्थरों से उकेरा है। आपको बता दें कि कौशलपुर के रहने वाले अरविंद मेवाड़ा ने अपनी प्रतिभा और कला का प्रदर्शन करते हुए जमीन पर श्री राम की आकृति बनाई है। इससे पहले उन्होंने शाजापुर जिले के कलेक्टर का चित्र कंकड़ और रेत से बनाकर उन्हें भेंट किया था। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर और 22 जनवरी को होने वाले श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी को लेकर अंबेडकर नगर के अवध में राम सांस्कृतिक भजन संध्या का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय भजन गायक अनूप जलोटा ने अपनी प्रस्तुति दी। सिद्धार्थनगर में गोरखपुर जोन एडीजी के एस प्रताप और बस्ती रेंज के आईजीआर के भारद्वाज पहुंचे। एडीजी और आईजी ने एसएसपी के साथ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की सुरक्षा को लेकर भारत नेपाल सीमा का जायजा लिया। एडीजी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत नेपाल की खुली सीमा हमेशा से बहुत ही सेंसिटिव रही है। गोवर्धन में एडीजी अनुपम
कुलश्रेष्ठ ऑपरेशन जागृति अभियान चला रहे हैं। इसी के तहत पुलिस विभाग के अधिकारियों ने ऑपरेशन जागृति अभियान का एक शिविर आयोजित किया है। इस माध्यम से महिलाओं और छात्राओं को जागरूक किया जा रहा है। ऑपरेशन जागृति का मुख्य उद्देश्य महिला उत्पीड़न और महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा में लगाम लगाना है। केंद्र सरकार की कोरोना काल में शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कोटेदार पलीता लगा रहे हैं। राशन कार्ड धारकों के साथ दबंगई कर राशन कम दे रहे हैं। साथ ही कन्नौज में कोटेदार से परेशान होकर कई ग्रामीणों ने सदर तहसील पहुंचकर एसडीएम को कोटेदार की शिकायत की और साथ ही कार्रवाई की मांग भी इस दौरान की गई। रेड्डी में प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी विकास यात्रा को लेकर नगर पंचायत में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता की फोटो पर माल्यार्पण कर किया गया। इसके बाद नगर परिषद के अध्यक्ष राजेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री की योजनाओं के संबंध में लोगों को जानकारी दी। इस मौके पर बीजेपी मंडल के अध्यक्ष प्रेम नारायण समेत नगर परिषद के सभी पार्षद भी उपस्थित रहे। कानपुर में पुलिस ने किशोरी से दुष्कर्म और जान से मार देने की धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला जाजमऊ थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। दरअसल किशोरी किसी कारण से घर वालों से नाराज होकर ट्रेन से गोरखपुर जा रही थी। स्टेशन पर अधेड़ ने मदद के बहाने किशोरी को अपने साथ ले गया, जहां आरोपी ने घटना को अंजाम दे दिया। पीड़िता के परिजन ने पुलिस थाने में शिकायत की, जिसके बाद में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मंडला में पुलिस ने रेत परिवहन करते हुए 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर लिया। पूरा मामला महाराजपुर थाना क्षेत्र के हृदय नगर चौकी का बताया जा रहा है। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया। पुलिस ने वाहन चालकों से दस्तावेज दिखाने को कहा, लेकिन वाहन चालकों के पास कोई अवैध दस्तावेज था, जिसके चलते अब पुलिस ने कार्रवाई की है। सक्ती के ग्राम पंचायत भातमाहुल के सरपंच को शासकीय भूमि पर कब्जा करना भारी पड़ गया, जहां सरपंच भगवान लाल चंद्र को शासकीय जमीन पर कब्जे करने पर सरपंच पद से हटा दिया गया है। आपको बता दें कि पंचायत निर्वाचन के समय भगवान लाल चंद्र ने कब्जे की जानकारी छिपाकर चुनाव लड़ा था, जिसके बाद भी कार्रवाई की गई। गया के स्कूल में हेडमास्टर बच्चों से रिश्वत लेते नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर चुनकर वायरल हो रहा है। पूरा मामला उत्क्रमित उच्च विद्यालय का है, जहां स्कूल के हेडमास्टर प्रैक्टिकल परीक्षा में बच्चों को पास करने के लिए 500 रुपए की रिश्वत ले रहे थे। वहीं पैसे लेने के सवाल पर हेडमास्टर ने कहा कि उन्होंने किसी से भी पैसे नहीं लिए हैं। भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 325 अंक की तेजी के साथ 72,008 पर खुला है। वहीं निफ्टी में भी 84 अंक की तेजी आ रही है। आपको बता दें कि ये 21,706 के लेवल पर ओपन हुआ है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन शेयर बाजार में भी छुट्टी रहेगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में 22 जनवरी को अवकाश घोषित कर दिया है। ऐसे में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर इस दिन कोई कारोबार नहीं होगा। 22 जनवरी की छुट्टी के चलते आज पूरे दिन मार्केट को ओपन रखा गया है। इंडियन टूरिस्ट जल्द ही गूगल पे के जरिए दुनिया भर में यूपीआई के जरिए लेन-देन कर पाएगा। इसके लिए गूगल इंडिया डिजिटल सर्विसेज और एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। टाटा कंपनी ने एक बार फिर इंडियन प्रीमियर लीग के टाइटल राइट्स खरीद लिए हैं। 5 साल के राइट्स कंपनी ने 2500 करोड़ रुपए में खरीदे हैं, यानी कि एक आईपीएल सीजन के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को टाइटल स्पॉन्सर से 500 करोड़ रुपए मिलेंगे। इससे पहले भी टाटा के पास ही आईपीएल के टाइटल्स राइट्स थे। इंग्लिश गेंदबाज भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय पेसर मोहम्मद शमी के वीडियो देखकर सिम का इस्तेमाल सीख रहे हैं। आपको बता दें कि ओली रॉबिन्सन ने कहा कि मैं सच में मोहम्मद शमी की तरफ सीधी सीम में गेंदबाजी करने की प्रैक्टिस कर रहा हूं। आपको बता दें कि शमी भारत के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से एक है। भारतीय महिला हॉकी टीम का पेरिस ओलंपिक खेलने का सपना टूट गया है। टोक्यो ओलंपिक में टॉप 4 पर रहने वाली भारतीय टीम ओलंपिक का कोटा हासिल करने में नाकामयाब रही। आपको बता दें कि बीते दिन भारतीय टीम को ब्रॉन्ज मेडल मैच में जापान ने 1-0 से हराया था। जापान की ओर से काना उराता ने 6 मिनट पर मिले पेनल्टी कॉर्नर पर गोल दागा था, जिसके बाद में भारत को हार का सामना करना पड़ा।
न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ चौथी टी20 की एक तरफा अंदाज में जीत लिया है। आपको बता दें कि बीते दिनों टीम ने 7 विकेट से मैच जीतकर 5 टी20 का सीरीज में 5-0 से अजेय बढ़त बना ली थी। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 158 रन बनाए। सनी देओल स्टारर फिल्म गदर 2 को लोगों ने खूब पसंद किया है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार कमाई की है। वहीं अब गदर 2 की सफलता के बाद गदर 3 बनाने का ऐलान कर दिया गया है। गदर के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने खुद इसकी पुष्टि की है। जानकारी के मुताबिक जी स्टूडियोज अनिल शर्मा और सनी देओल के बीच कागजी कार्रवाई की पूरी हो चुकी है। सिनेमाघरों में रिलीज हुई पंकज त्रिपाठी स्टारर फिल्म मैं अटल हूं की ओपनिंग काफी कमजोर रही। फिल्म ने पहले दिन मात्र 1 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। इसकी ओवरऑल हिंदी ऑक्यूपेंसी 9.39% रही। फिल्म में मैं अटल हूं देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बायोपिक है। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म फाइटर के गाने का एक बीटीएस जारी कर दिया गया है। ये बीटीएस हाल ही में रिलीज हुई गाने इश्क जैसा कुछ का है। आपको बता दें कि ये गाना रिलीज होने के बाद से ही चर्चा में है। गाने में ऋतिक रोशन और दीपिका ग्लैमर लुक में नजर आए। शाहिद कपूर और कृति सेनन स्टारर फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया का प्रमोशन जोरों से चल रहा है। इसी बीच शाहिद और कृति बिग बॉस के सेट पर नजर आए। आपको बता दें कि दोनों फिल्म के प्रमोशन के चलते सेट पर पहुंचे थे। इस दौरान कृति व्हाइट मिडी और साथ ही मैचिंग बूट पहने हुए नजर आए। विद्या बालन ने इंस्टाग्राम पर अपने फॉलोअर्स और फैंस के लिए एक पोस्ट शेयर किया है। विद्या बालन ने अपने फॉलोअर्स से रिक्वेस्ट की है कि वो उनके नाम का इस्तेमाल करने वाले फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट की रिपोर्ट करे और उसे ब्लॉक करे। साथ ही एक प्रश्न लिखा कि हेलो दोस्तों, पहले तो ये फोन नंबर तक था, लेकिन अब कोई मेरे नाम की आईडी भी यूज कर रहा है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण शुक्रवार को पूरे प्रदेश में दिन भर बादल छाए रहे। इस कारण दिन का तापमान सभी जगहों पर काफी नीचे रहा। आपको बता दें कि दिन भर हल्की ठंड का एहसास हुआ। वहीं नमी के कारण रात का तापमान सामान्य से ऊपर चला गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 2 से 3 दिन तक इसी प्रकार का मौसम बरकरार रहेगा। पिछले 3-4 दिनों से उत्तरी भारत से आ रही सर्द हवाओं का असर इंदौर में भी होने लगा है। पिछले 4 दिनों से दिन के तापमान में लगातार गिरावट बनी हुई है। शुक्रवार को दिन भर तेज हवा चलने के कारण तापमान में 1 डिग्री की गिरावट आई, जबकि रात के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हुआ है। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं से पूरा मध्य प्रदेश ठिठुर गया है। भोपाल, रायसेन, नर्मदापुरम में शनिवार सुबह सर्द हवाएं चली और बूंदाबांदी हुई। भोपाल में शुक्रवार को सीजन की दूसरी सबसे सर्द रही रात, तो वहीं न्यूनतम पारा 9.0 डिग्री तक पहुंचा। इससे पहले 20 दिसंबर को 8.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली सर्द हवाओं ने राजस्थान में गलन बढ़ा दी है। सुबह शाम के अलावा दिन में भी सर्द हवा से ठिठुरन होने लगी है। ठंडी हवा और कोहरे से अलवर में दिन का तापमान सामान्य से 11 डिग्री सेल्सियस नीचे आ गया है। कोटा में न्यूनतम तापमान 7.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। दो दिन की धूप के बाद राजधानी लखनऊ में सीवियर कोल्ड डे और शीतलहर का प्रकोप फिर से लौट आया है। शुक्रवार को दिन में एक पल के लिए भी सूरज न निकलने से पूरे दिन शीतलहर के प्रकोप से लोग ठिठुरते रहे। शनिवार को सीवियर कोल्ड डे को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी कर दी है।